रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Be the change. Your vote can make a more accessible future. Your vote, your right. खुद परिवर्तन बने। आपका वोट भविष्य को और सुगम्य बना सकता है। आपका वोट, आपका हक। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से बहुत इम्पोर्टेंट शो जिसका हर साल आपको बेसब्री से इंतजार रहता है और आप लोग वेट करते रहते हैं। आज सिविल सर्विस डे भी है, तो सबको मुबारकबाद इस डे की, सभी एस्पिरेंट्स को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे एक और गेस्ट के साथ जिन्होंने इस साल यूपीएससी क्रैक किया है। इस बार इनका रैंक है 532। हालांकि ये पहले भी इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं और उस समय इनका रैंक था 141। तो हमारी पहली बार रेडियो उड़ान पर मुलाकात हो रही है। ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इन्हें पहले आईसीएलएस इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एलोकेट हो गई है, जिसकी ट्रेनिंग इनकी चल रही। तो कैसा रहा इनका जीवन, कैसे इन्होंने शुरुआत की, कब ये डिसेबल्ड हुए, क्या चुनौतियां आई, उन सब पर आज डिटेल्ड बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको प्रवीण साहब से मिलाएं, आपको ये बता दें कि ये सीरीज हम दीपस्तंभ फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन दीपस्तंभ फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे दी जाएगी और वहां से आपको एक्सेसिबल मटेरियल भी मिलेगा और ये पूरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। हमारे साथ प्रवीण सिंह चारण जी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पर। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुक्रगुजार हूँ इस वार्म वेलकम का आपकी तरफ से। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जर्नी है वो बहुत उतार चढ़ाव भरी थी कि पहले विजुअल इम्पेयरमेंट, फिर यूपीएससी की जर्नी, फिर मेडिकल फील्ड में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो 2011 में मैंने एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उदयपुर में। वहाँ मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और बहुत खुशी के दिन थे वो कि डॉक्टर बनना, घर वाले, पड़ोसी, जो भी नियर वंस, फ्रेंड्स, दे ऑल आर हैप्पी। लेकिन ड्यूरिंग माई एमबीबीएस, इवन इन माई प्री फाइनल, मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि एक मैकुलर डीजनरेशन या मैकुलर डिस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ। और विद इन 1 ईयर के स्पान में ये 40% से अधिक हो गया। तो वो बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि सडनली जब आप एक साल पहले आपका विजन जो है वो 6/12 हो और अगले साल ही 6/60 हो जाए, तो बहुत डिफिकल्ट था कि मैं कॉप अप नहीं कर पाया चीजों से कि इस नई जिंदगी के साथ कैसे जीना है, कैसे चीजों को डील करना है। अर्लियर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो, आई कैन ड्राइव ऑल्सो। तो वो चीजें जब छूटी तो वो एक साइकोलॉजिकली पेन बहुत रहा उस दौरान। और ऐसे विचार आए थे कि अब एमबीबीएस कैसे करेंगे, एमबीबीएस में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, फाइनल एमबीबीएस है, उसमें पेशेंट्स की हिस्ट्री भी लेनी है, केस भी प्रेजेंट करना है, बड़ी बड़ी किताबें कैसे पढ़ेंगे। और एमबीबीएस की बहुत सारी किताबें हैं, वो ऑडियो विजुअल में भी अवेलेबल नहीं थी, रीडर फ्रेंडली मटेरियल नहीं था मेरे पास। पर हिम्मत की, उस दौर को योगा किया, मेडिटेशन किया और नियर वंस ने बहुत हेल्प की, जो एक इकोसिस्टम हमेशा व्यक्ति की जिंदगी में प्ले करता है कि आपका सराउंडिंग जो है वो आपको एम्पावर करता है या फिर आपको नीचे लेके जाता है। तो मैं ब्लेस्ड रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त थे वो हमेशा अच्छे थे, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने कोशिश की कि मैं फाइट करूं इससे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए किताबें पढ़ेंगे, तो वो मेरे लिए किताबें रीड करते थे फाइनल एमबीबीएस के दौरान। मैंने केवल सुन के फाइनल एमबीबीएस में मोर देन 70% अर्ज किए थे, जो मेरी कॉलेज का टॉप 10 स्कोर था उस साल। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी मेरे सीनियर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी काफी हेल्प की। तो मुझे लगा कि जिंदगी जो है वो मेरे लिए मुश्किल हुई है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों ने वो काफी आसान की। उसके बाद अलग चुनौती ये थी कि अब एमबीबीएस तो कर ली है, अब इसके बाद किस तरह करियर को आगे बढ़ाया जाए, क्या मैं पेशेंट को अच्छे से देख पाऊंगा। सरकार के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि 50% इम्पेयरमेंट से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको
मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और मेरा जो विजुअल इम्पेयरमेंट था वो प्रोग्रेसिव था। मैंने कहा अगर रिसेंट टाइम में भी अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाता हूँ और वहाँ कार्य करता हूँ तो हो सकता है कुछ समय में कार्य कर पाऊँ, लेकिन अगर विजुअल इम्पेयरमेंट बढ़ता है तो मैं प्रोफेशनली अकॉर्डिंग टू द रूल्स सुटेबल नहीं रह पाऊंगा। तो उस दौरान मैंने यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम दिया और मैंने उस एग्जाम को 2 बार क्लियर किया। 2019 में क्लियर किया, 2020 में मेरी 172 ऑल इंडिया रैंक। और मैंने कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज सीजीएचएस जयपुर में भी अपनी सेवाएं दी एज ए मेडिकल ऑफिसर के पद। तो सीजीएचएस में भी मेरे इनिशियल जो डेज थे अगर लगभग 1 महीना का है, बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ एक सॉफ्टवेयर पे काम करना होता था। वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स के मुझे प्रिस्क्रिप्शंस देखने होते थे, उनकी मेडिसिन इंडेंट करनी होती थी। तो मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अपना आईपैड में हमेशा अपनी डेस्क पे रखता था, हमेशा फोटो क्लिक करता था, उसको स्कैन करके जूम करके मेडिसिन को देख के। स्टार्टिंग में मैं एक दिन में 5, 10, 15 मरीज देख पाता था, लेकिन सीजीएचएस में 6 से 7 महीने मैंने जब जॉब की और उस समय में लगभग 6 घंटे में 70 से 80 मरीज भी देखना शुरुआत कर दी थी। और मरीज हमेशा मुझे ब्लेस करके जाते थे और उनको लगा कि मैं उनके लिए एक सीजीएचएस डिस्पेंसरी में वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर आया हूँ पिछले 10 सालों में, क्योंकि मुझ में एक नेचुरल करुणा थी। जो एल्डरली पेशेंट्स आते थे मैं उनको सुनता था, उनकी बात करता था। मेडिसिन के अलावा मैं उनको इमोशनल सपोर्ट भी देता था, ओल्ड एज के जो लोग होते थे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा वैक्यूम फील किया है कि कोई व्यक्ति जब असहाय होता है, चाहे किसी भी तरह से हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, इमोशनली, तो उसको क्या जरूरत होती है। तो मैंने अपनी जिंदगी में वो लर्न किया और उनको काफी हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की जी। उसी दौरान मैं अपनी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी जारी रखी। मैंने 2017 में पहला अपना अटेम्प्ट लिखा था। उस साल अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 18 में मैंने मेंस लिखा, मेंस क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 3 साल 19, 20 और 21 तीनों साल मैंने लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू में अपियर हुआ, प्री मेंस क्लियर करके। 19-20 में अनफॉर्चुनेट रहा, कुछ मार्जिन से मैंने सर्विस को मिस किया। 19 में लगभग मैं 14 मार्क्स से रहा और 20 में मैं केवल 7 मार्क्स से फाइनल लिस्ट को मिस। 2021 सीएससी मेरे लिए बना था, मुझे ऐसा लगा। सारे फैक्टर्स मेरे लिए कार्य किए और मेरी 141 रैंक आई। मुझे लगा 141 रैंक आने के बाद मेरी जर्नी अब खत्म होती है यहाँ पे। अब मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो एलोकेट होगी और मैं समाज के लिए कार्य कर पाऊंगा, अपनी कम्युनिटी के लिए कार्य कर पाऊंगा, डिसेबल लोगों को और एम्पावर कर पाऊंगा। इस तरह के विचार थे, लेकिन शायद डेस्टिनी को चोट थी और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स मुझे 141 पे भी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एलोकेट हुई। मुझे ना ओबीसी कंसिडर किया गया, ना जनरल कंसिडर गया, मुझे केवल पीएच कंसिडर किया। और पीएच कंसिडर जबकि मैंने ये एग्जाम 2001 जब 141 रैंक आई तो मैंने जनरल स्टैंडर्ड, सारे जो जनरल मापदंड होते हैं, सामान्य मापदंड होते हैं, उन पे ये एग्जाम मैंने क्लियर किया था। ना मैंने प्री में रिलैक्सेशन यूज किया, ना मेंस में, ना इंटर। डिसेबिलिटी का कोई भी रिलैक्सेशन मैंने यूज नहीं किया। मेरे मार्क्स जो थे हर स्तर पे जनरल कैटेगरी से भी अधिक थे, पर उन्होंने तभी भी मुझे पीएच कैटेगरी की वो सर्विस एलोकेट की। बहुत मुश्किल समय था। हमने न्यायपालिका की तरफ अपना रुझान किया। कैट में अभी मेरा केस पेंडिंग है आईएएस के लिए। और मीनवाइल मुझे लगा कि मैं हमेशा इतनी मेहनत की है, एमबीबीएस किया है, तो मुझे अपने आप को और बेहतर साबित करना है। मैंने फिर से अपने आप को मोटिवेट किया और 2023 का मैंने फिर से अटेम्प्ट लिखने का निर्णय किया। और ये मोटिवेशन भी मुझे लगता है कि मैं खुद काफी ब्रेक डाउन हुआ था 2021 के बाद, लेकिन इस मोटिवेशन का मेन जो मेरे लिए प्रेरणा का है वो हमेशा मेरे नियर वंस रहे हैं कि जो हम लाइफ में सबसे अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं तो है सोशल कैपिटल, कि हम किस तरह से हमारे दोस्त बनाते हैं, किस तरह से हमारा इकोसिस्टम है सराउंडिंग, जो आपको कभी फील नहीं होने देगा कि आप में कुछ कमी। एक्चुअली दिव्यांग जो हमें फील करवाते हैं हमारे नियर वंस फील करवाते हैं, और विकलांग जो फील करवाते हैं वो भी हमें नियर वंस करवाते हैं। तो दिव्यांग की आई एम स्पेशली एबल्ड वो मुझे फील आती है मेरे सराउंडिंग्स, अपने आसपास के लोगों, जिन्होंने हमेशा मुझ में पॉजिटिव देखा कि नहीं तुम कर सकते हो, कि अगर डिसेबिलिटी के बाद भी अगर तुम 141 रैंक ला सकते हो तुम अगली बार भी इस एग्जाम को करेक्ट। तो बहुत ही इकोसिस्टम ने मेरे लिए कार्य किया और फिर मैंने वापस ही एग्जाम लिखा और इस साल 532 रैंक आई है। और इस बार मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो है लग रहा है कि वो एलोकेट होगी। और कैट में मेरा केस फाइंड अभी भी पेंडिंग है। और अगर मैं उत्साह अपना कंटिन्यू कर पाया कि मैं उतना ही मोटिवेशन, आज मुझ में बहुत मोटिवेशन है, बहुत एम्पावर्ड फील करता हूँ मैं आज, तो हो सकता है कि मैं 2024 का भी एक अटेम्प्ट और लिखूं और अपनी जो ड्रीम सर्विस आई है उसके लिए मैं वापस और फाइट। जी तो मेरी जर्नी थी
बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी, और बहुत सारे सवाल निकल के आए जब आप बता रहे थे, तो एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। जी। अभी आप, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, क्या फीलिंग्स हैं? क्योंकि लास्ट टाइम आपका 141 रैंक था, 532, तो किस तरह की फीलिंग्स है? फीलिंग्स की अगर बात की जाए, 141 रैंक जब आया तो उस समय मैं बहुत खुश था, लेकिन जब आईसीएलएस अलोकेट हुआ वो समय था और इस रिजल्ट का समय था, उस दौरान मैं कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार कहें कि मुझे फील हुआ कि डिसेबल होना मेरे लिए फर्स्ट बार डिस्क्रिमिनेटरी साबित हुआ, कि या तो सिस्टम से हुआ है या कोई भी मैकेनिज्म, वॉट एवर रूल्स रेगुलेशन आप कुछ भी कह लीजिए। तो पहली बार मेरी लाइफ में उससे पहले कभी फील नहीं आया मुझे। फिजिकली मैंने फील किया, लेकिन इमोशनली और सराउंडिंग में मैंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा सराउंडिंग बहुत अच्छा रहा, उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैं बहुत दुखी था उस दौरान। लेकिन जब 532 रैंक आई तो अगेन मेरे नियर वन से मुझसे पूछा कि क्या तुम आज खुश हो 532 रैंक पे, पिछली बार 141 आई। तो मेरा एक जवाब था कि हाँ, कल से आज मैं अधिक खुश हूँ, क्योंकि कल मैं आईसी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में था। नो डाउट सर्विस, सभी सर्विस अच्छी है, हम हर सर्विस में अच्छा कर सकते हैं, राइट। लेकिन 141 में मैं वो डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल मैं कुछ और बेहतर डिजर्व करता। बिल्कुल। लेकिन 532 पे मुझे लगता है कि मेरा सर्विस अपग्रेडेशन हो रहा है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नाउ आई एम हैप्पी, मैं कल से आज अधिक खुश हूँ। तो और इस जर्नी में मुझ में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आया कि जिंदगी में थोड़ा हम ग्रेटिट्यूड रखें, हैप्पी रहें, कि वट एवर वी आर गेटिंग, इट इज नॉट अबाउट कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर हम इस सर्विस में जाके भी बेहतर करेंगे और अटेम्प्ट लिखेंगे, अपने चैलेंजेस से फाइट करेंगे, कोर्ट में भी फाइट करेंगे, आउटसाइड द कोर्ट भी फाइट। तो मैं कल से बेहतर फील करता हूँ और आज मैं काफी खुश महसूस करता हूँ। हर किसी का एक सपना होता है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है, जी उसे आईएएस बनना है। जी लोग अटेम्प्ट करते हैं, जी एक बार में दम तोड़ देते हैं, जी कई 2 बार में दम तोड़ देते हैं। जी। आपकी प्रेरणा का क्या स्रोत है कि आप लगातार हर साल, अब एक बार सर्विस मिलती है तो बंदा सोचता है कि भाई मैंने एमबीबीएस भी की है, मैंने क्रैक भी कर लिया एग्जाम को, और 2-3 बार पहले रह भी गया था, उसके बाद क्रैक हो गया, फिर बंदा सोचता है कि चलो अब आगे मूव ऑन करते हैं। लेकिन आप लगातार फिर उसके लिए हर साल उतना ही पढ़ना पड़ता है, उतना ही टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो ये प्रेरणा कहाँ से लाते हो भाई आप? प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। बाहरी मोटिवेशन जो है वो मुझे लगता है 2 दिन चलेगा, 3 दिन, 1 महीना चलेगा, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो अंदर से आता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो हमें लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। तो बात की जाए, जब एमबीबीएस में डिसेबिलिटी हुई तो मुझे लगा कि अब एमबीबीएस में अगर मैं अच्छे से कार्य नहीं कर पाया, विजुअल इंपेयरमेंट होने के कारण, कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना था, कि अगर मैं स्किन के लीजन ढंग से नहीं देख पाया तो शायद मैं उतना बेहतर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा कि भारत में मैं एमबीबीएस के अलावा बेहतर कहाँ कर सकता हूँ, यहां से मुझे ऊपर जाना है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड और मुझे 1 स्टेप डाउन जाना है। मुझे था कि मुझे 1 स्टेप अप जाना है, अब मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी। तो मुझे वो सिविल सेवाओं में जो है वो अपॉर्चुनिटी नजर आई। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यहाँ हमें ऊपर पहुंचना है, और ऊपर इसलिए पहुंचना है क्योंकि वहां प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से हम लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं और अपने जैसे कहीं और बना सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। दूसरा मोटिवेशन फैमिली होती है, कि फैमिली हमेशा हमें सपोर्ट करती है, कि क्योंकि हम केवल सरवाइव नहीं कर सकते एक लॉन्ग जर्नी में, हमें पूरा इकोसिस्टम चाहिए। तो इकोसिस्टम में कॉलेज दौरान से जब मैं विजुअली बिल्कुल फिट था, तब से मैं अभी अपनी निजी जिंदगी की भी थोड़ी बात करूं तो मैं 2011 में जब एमबीबीएस में गया था, तब से डॉक्टर पारुल हैं, वो मुझे बहुत पसंद थे और हम उसी समय से एक रिश्ते में जुड़े थे। और उन्होंने पूरी विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज भी वो मेरे साथ हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, कि जब उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मुझे लगा कि ये जहां हमारा है अब सारा। तो उनका भी बहुत मोटिवेशन था और बहुत सपोर्ट सिस्टम था, कि हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है मुझे कि किताबें पढ़ाइए, बोल के पढ़ाया है। तो उनका मोटिवेशन, उनको देख के कि अगर ये हिम्मत नहीं हार रहे तो हम ही, तो उन सारे चीज थी जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एमबीबीएस में डॉक्टर तो आप बन गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण। जी, इस चीज का दुख है?
इस चीज का बहुत दुख होता है। अगर सही बात की जाए तो अगर मेरी ड्रीम ब्रांच अगर मुझे मिलती तो मैं शायद कभी सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुझान नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डॉक्टर जो सोसाइटी को सर्व कर सकता है वो कई मायनों में बेहतर है। क्योंकि हमें हर डेली हर एक मरीज को जब इलाज करते हैं तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन मेरी लाइफ में लैकिंग लगता है कि इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, हर मिनट सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना जब व्यक्ति को किसी को ट्रीट करते हैं, वो शायद सिविल सर्विसेज में भी मैं इतना सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा या ना मिल पाएगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन वो मैं डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ कि अगर ये चैलेंज नहीं होता तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनता और गरीब लोगों का और जो नीडी लोग होते हैं उनका इलाज करता। ये बताएं कि जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हुए, यानी जब आपकी साइट जानी शुरू हुई, जब आप लो विजन हुए, तो उसको कॉप अप करना मुश्किल होता है जिस एज जी में आपके साथ हुआ। जी लेकिन उसके बावजूद आपने एमबीबीएस को कंटिन्यू किया, आपने आईएएस के बारे में भी सोचा। तो जो इनिशियल हेल्प है आपको कहाँ से मिली? जो इनिशियल रिहेबिलिटेशन है वो आपको कहाँ से मिला? क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको उस समय सपोर्ट किया? कैसे आपने रिसर्च की कि हमारे लिए वॉइस ओवर होता है, हमारे लिए एक्सेसिबल मटेरियल होता है? तो ये अवेयरनेस आपको कहाँ से आई? मेरे लिए अवेयरनेस ऐसा था कि इनिशियल फेज में मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया इस चीज को कि दिस थिंग हैपेंड विद मी, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो मैं बहुत हिचकिचाता था बताने में कि आई एम डिसेबल या मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट की समस्या है। तो स्टिग्मा जो हम कहते हैं कि सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा कहीं ना कहीं मुझ में खुद में अंदर भी था उस दौरान, क्योंकि इनिशियली एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने लोगों से ये बात शेयर नहीं की, तो मैं इंस्टीट्यूशनल कभी मदद ले ही नहीं पाया। और जो मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी गलती रही है कि मैंने ज्यादा स्ट्रगल किया। शायद मुझे उस समय इंस्टीट्यूशनल हेल्प लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे जो मैंने इनोवेटिव कार्य जो किया कि मैंने वो नीड बेस्ड था। मुझे लगा कि अब मैं बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो कैसे पढ़ सकते हैं इसको, इसको जूम करके पढ़ा जा सकता है। तो जूम कैसे करें? गूगल पे अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो मेरे दोस्त जो थे, एमबीबीएस के दौरान लगभग 1000 पेज की किताब हुआ करती थी। एक सर्जरी की किताब 1000 पेज की है, मेडिसिन की 700 पेज की किताब है। तो उन किताबों को मेरे दोस्त पूरा एक एक पेज स्कैन किया करते थे उन दिनों। तो वो कम से कम 5 दिन लगते थे एक बुक को स्कैन करने, बारी बारी से। वो कभी कोई 100 पेज वो करेगा, 100 पेज ये व्यक्ति करेगा। तो उस तरह से उन्होंने हेल्प की। हमने एक स्कैनर खरीदा पोर्टेबल रूम पे, और सारी किताबें उन्होंने मेरे लिए स्कैन की, और स्कैन करके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। दूसरी हेल्प, इवनिंग, मेरे जो भी दोस्त थे वो इवनिंग टाइम में रोज मेरे साथ 4 घंटे बैठते थे, और 4 घंटे जो भी पढ़ते थे दिन का, जो भी हमने किया, वो डिस्कस करते थे। तो उस समय से मेरा मेमोरी बहुत शार्प होने लगी उस दौरान, क्योंकि मुझे लगता है जब हम कुछ एक सेंसेस खोते हैं तो दूसरा सेंसेस जो गॉड है ऊपर वाला, जो वो हमें बहुत स्ट्रांग करता है। तो मेरी मेमोरी इतनी शार्प होने लगी कि जिन दोस्तों के साथ में पढ़ता था, जो आज तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं आज इवनिंग में सबसे मिलूंगा उनसे। तो उन लोगों से भी मैंने अधिक स्कोर किया। तो वो हमेशा कहते थे कि तुमने सुन के हमसे अधिक स्कोर किया है। तो वो भी बड़ा मोटिवेशन था कि हाँ, कुछ तो हम में अलग है, कुछ तो अलग हमने पाया है अब, जिसको हम बेहतर यूटिलाइज करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल हेल्प मैंने कम ली इनिशियली, लेकिन जो सराउंडिंग था उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। और इस तरह ही मैंने टेक्नोलॉजी, फिर धीरे धीरे मैंने जब आईफोन के गैजेट्स देखे या एप्पल के गैजेट्स देखे, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स थे एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड, वो मैंने यूज करना स्टार्ट किया लेटर अपनी जर्नी। लेकिन इनिशियली मैंने बहुत ही, जिसको कहते हैं इंडियन स्लैंग में कि जुगाड़, मैंने जुगाड़ वाली चीजें काफी की, कि स्कैन करना, पढ़ना, सुन के करना। तो इस तरह की चीजें मैंने जो है इनिशियल फेज में। अब मैं फिलहाल उस पड़ाव में हूँ अपने शो के जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे कम्युनिटी को। जी जी वो जानना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है लगातार जी। आगे बढ़ने की। अगर हमें यूपीएससी क्रैक करना है तो किस तरह की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह की किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर हमें पढ़ने चाहिए, कहाँ से हमें एक्सेसिबल मटेरियल मिलेगा? सारे सवालों पे वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो 3 चरण इस परीक्षा के होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अगर पिछले कुछ 2-3 सालों की बात की जाए तो प्रीलिम्स जो है वो बहुत ही ट्रिकी होता जा रहा है, बड़ा एलिमिनेटर बनता है। और उसमें भी सी सेट का पेपर, जो विजुअल इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के साथ और अधिक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें मैथ्स की कैलकुलेशन करनी होती है, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, रीजनिंग। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि सी सेट को बिल्कुल लाइटली ना लें प्रीलिम्स के लिए। सी सेट पे अधिक से अधिक फोकस करें।
सी सेट में फोकस करने के लिए हमें एग्जाम से पहले ही हमारे ब्रेन में हमें कुछ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग ये डिसाइड करना कि कौन सा सवाल मेरे लिए रेड फ्लैग है ड्यूरिंग एग्जाम और कौन सा ग्रीन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो पैसेजेस आपको साइज में ही बड़े लग रहे हैं, जब आपका स्क्राइब बोलेगा कि ये एक पेज से बड़ा पैसेज, तो वो आपके लिए रेड फ्लैग, उसको आप छोड़ दीजिए वहीं पे, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा और एट द एंड आप उसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग भी लेके जाएंगे। क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है, आपको केवल 67.66 मार्क्स लेके आने हैं। तो हमें वो टारगेट करना है कि हमारे 80 मार्क्स आ जाएं, हम सेफर साइड पे चलें, केवल क्वालिफाई करना है, हमें इसमें टॉप नहीं करना है, क्योंकि दिस इज द स्मार्ट मूव। तो हमें रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग आइडेंटिफाई करना है। मैथ्स में हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि हम हर एरिया को प्रिपेयर करें, हमें कुछ एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसमें कैलकुलेशन पार्ट कम है और रीजनिंग पार्ट अधिक, क्योंकि रीजनिंग हमारे ब्रेन से कर लेंगे हम, लॉजिकल मैथ्स जो है हम हमारी ब्रेन से लगा सकते हैं, लेकिन जो पेपर पे जो मैथ्स होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है उस ड्यूरेशन में, उन 2 घंटे 40 मिनट। तो हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जैसे टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर के क्वेश्चन, ठीक है, उसके अलावा वर्क डन के सवाल जो हो गए। तो मैथ्स में हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें अपना और स्ट्रॉन्ग करना है, और पिछले 10 सालों के आपको प्री के पेपर 1 और पेपर 2 सी सेट के सवाल अच्छे से करने हैं। ऑब्जर्व करना है कि कौन से एरिया से यूपीएससी रिपीटेटिवली सवाल पूछ रही है, और वही एरिया से अगले साल भी सबसे अधिक संभावनाएं होगी। तो प्री के लिए अगर संक्षेप में बात की जाए तो हमें ये स्ट्रेटेजी रखनी है। पर सी सेट पे मैं अगेन कहूंगा कि सी सेट पे बहुत अधिक फोकस कीजिए, कि पेपर 1 आप क्लियर कर लेंगे। पेपर 1 की कट ऑफ भी काफी कम जा रही है आज के समय में, लेकिन सी सेट, और इस बात से सहमत भी होंगे मेरे सभी जो सुनने वाले भाई और बहन है, कि सी सेट बड़ा चैलेंज है, तो उसको इग्नोर ना करें और उसमें बहुत ही कस्टमाइज स्ट्रेटेजी करें अपनी खुद की, और उस पर कार्य करें। दूसरा एरिया जो है इस एग्जाम का मेंस, जो सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल है और सबसे ज्यादा डिसाइडिंग। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप फाइनल लिस्ट में आपके आने के बहुत चांसेस। मेंस में मेरी बात की जाए, 2021 की परीक्षा में मेरे 440 नंबर जनरल स्टडीज में थे, जो भारत के टॉप 20 स्कोर में थे। तो जीएस जनरल स्टडीज मेरा बहुत स्ट्रांग है। जनरल स्टडीज में आप अपने आंसर को हमेशा बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर कीजिए, कि आप हमेशा फॉलो करेंगे इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, स्ट्रक्चर से कभी भी नहीं बढ़े। दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप उसी टाइम में पेपर कंप्लीट करेंगे। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, अगर स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम, तो हमें अल्टरनेटिव पाथ लेने पड़ेंगे। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं स्क्राइब को, स्क्राइब आपका धीरे लिख पा रहा है या आपको अलग तरह की समस्याएं आ रही है, तो आपको बुलेट पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। आप पैराग्राफ राइटिंग भूल जाइए, आप बुलेट पॉइंट्स की, जैसे अकाउंटेबिलिटी लिखा, ट्रांसपेरेंसी लिखा। अगर एक एग्जांपल की बात की जाए कि एग्रीकल्चर की क्या समस्या है, तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे कि एग्रीकल्चर जो लैंड होल्डिंग साइज है दोज आर मिनिमल, और उसके साथ में आप एक एग्जांपल लिखेंगे। हर आर्ग्यूमेंट के साथ में आपको एक जस्टिफिकेशन देना है किसी डेटा से, फैक्ट से या एग्जाम्पल, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर स्टेटमेंट जो है वो कुछ नहीं होता। स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन के लिए हमें डेटा, फैक्ट या एग्जाम्पल चाहिए। सिंपल बात करते हैं, अगर कोई कहे कि विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो सिविल सेवाओं में अच्छा कार्य करे, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन जस्टिफिकेशन में हम जस्टिफाई करेंगे भविष्य। तो आप हमारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि दीज पीपल आर डूइंग वेल इन द सर्विस। तो हमें जस्टिफिकेशन में किसी का नाम लिखना होगा, कोई डेटा, फैक्ट या एग्जाम्पल लिखना। दूसरी बात रहती है मेंस में आपका ऑप्शनल। मेरा मेडिकल साइंस था ऑप्शनल, तो ऑप्शनल हमेशा वो सेलेक्ट कीजिए जिससे आपको प्यार हो, एक्चुअली आप उसको लव करते हो उस ऑप्शनल को। ऑप्शनल कभी भी उस तरह का नहीं लेना है कि जिसमें मार्क्स अधिक आ रहे हैं आप वो ऑप्शनल ले लेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए उसमें तो आप ऑप्शनल में एक्सेल नहीं कर पाए। मेडिकल साइंस हमेशा मेरे लिए प्यार था, मैंने 6 साल उसमें दिए थे, मेरे इमोशन दिए थे, एनर्जी दिया। सबने कहा कि मेडिकल साइंस बहुत डिफिकल्ट ऑप्शनल है यूपीएससी जर्नी के लिए, आप इसको चेंज कीजिए, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। और पिछले 3 मेंस में मेरे मेडिकल साइंस में ऑल इंडिया टॉप 3 में मार्क्स, तो वो दिखाता है कि मेरा लव जो ऑप्शनल के प्रति था वो मेरे मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शनल हमेशा हमें वही कुछ सेलेक्ट करना है जिसमें हम ट्रूली हमारे इमोशंस को इन्वेस्ट कर सकें। तीसरी बात रहती है एथिक्स और ऐसे पेपर की। एथिक्स और ऐसे पेपर में आपको बहुत ही अपनी डेप्थ से लिखना है, जो आपके विचार हैं वो आप अच्छे से लिखिए। कोचिंग मटेरियल जो अवेलेबल है बहुत सारा, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देने, जो आप फील करते हैं वो आपको देना। रही बात मटेरियल की, मटेरियल जो है
दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन वो एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं, और शायद दानिश सर इसके बारे में बेहतर जानते होंगे कि वो एक ऑडियो विजुअल फ्रेंडली, जिसमें सारी जो पीडीएफ्स भी अवेलेबल होगी और उसमें रीडर फ्रेंडली मटेरियल भी होगा, उसमें ऑडियो नोट्स भी वो प्रोवाइड करवाने की एक कोशिश में है, और वो मुझे लगता है बहुत ही कम समय में उस ऐप को लॉन्च भी करने में। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है फॉर ऑल द मटेरियल। कई लोगों को जब जरूरत पड़ी है तो मैंने उनको बताया है, और दीप स्तंभ ने काफी उनकी हेल्प भी की है मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। रही बात न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि न्यूज़पेपर को जूम करके पढ़ना और फिर उसमें कोहेरेंस का मिसिंग होना मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो उसके लिए मैंने सबसे बेहतर किया कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री एडिटोरियल्स के डिस्कशन मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो हमेशा वीडियो मिलता है, तो मैं उन वीडियोस को सुनता हूँ। एक ऑडियो विजुअल जो सबसे अधिक मुझे हेल्प किया है वो है राज्यसभा टीवी पे मेंस के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे जैसे बात की जाए कि एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का एक सवाल आ सकता है, तो अब जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर राज्यसभा, तो आपको राज्यसभा का एक डिस्कशन मिलेगा 30 मिनट्स का, जिसमें 4 पैनलिस्ट जो हैं वो अपना ओपिनियन देंगे, प्रोज बताएंगे, कॉन्स बताएंगे, क्रिटिक्स बताएंगे, एक इंट्रो बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे, एंड व्हाट इज द फ्यूचर। तो आप उसको सुन के बहुत ही क्लियरिटी ले सकते हैं। उसको 2 या 3 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको इवन वो याद हो जाएगा, आपको रिवाइज भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने मोर देन 700 वीडियोस जो है राज्यसभा के अपनी जर्नी में देखे हैं, और वो सबसे अधिक मुझे हेल्प किए हैं मेरी मेंस की जर्नी में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राज्यसभा टीवी जो है वो रोज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका जो भी डिस्कशन आता है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे सोसाइटी का हो, या जो नए लॉज आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी डिस्कशन सुनिए। वो आपको बहुत ही एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव देगा चीजों के प्रति, जो आपको भविष्य में यूपीएससी की जर्नी में काफी हेल्प करे। और इंटरव्यू है, जब इंटरव्यू इस पूरी जर्नी का जो निचोड़ है, वो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली इस जर्नी में ग्रूम होती रहेगी, और उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य भी करते हैं। महाजन सर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं इसमें, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो मोटा अगर रूप से ये बताऊं संक्षेप में, तो ये स्ट्रेटेजी आपको काफी कारगर साबित हो सकती है, और मेरे लिए भी ये काफी कारगर रही। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको ये बता दें कि ये सीरीज हम दीप स्तंभ फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, और जिस ऐप का जिक्र किया प्रवीण जी ने, तो उसका नाम है अभ्यास मित्रा। तो वो लॉन्च हो चुकी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप दीप स्तंभ फाउंडेशन से हर तरह की हेल्प ले सकते हैं। तो ये हेल्प आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और आपको जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो कोचिंग देते हैं, आपकी तैयारी करवाते हैं। तो प्रवीण जी, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और आप एक बहुत जबरदस्त ओरेटर भी हैं। अपनी बात को कैसे रखना है, तो वो आपसे सीखने को मिल रहा है, और बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों को सुनने का। तो ये बताएं, क्योंकि आपने दीप स्तंभ का जिक्र किया है, तो आपकी जर्नी में दीप स्तंभ का क्या योगदान रहा है, कैसे उन लोगों ने आपको हेल्प किया है? पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद आपको। दीप स्तंभ, मिलन सर मुझे जो है मेरे मेंस के सेंटर के बाहर उन्होंने खुद मुझसे मिलने आए थे, और उन्होंने मुझे पहचान लिया था, और उन्होंने नंबर दिया मुझे, और मेंस के बाद उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, और रेगुलरली मुझसे बात करते थे वो कि आपका मेंस बहुत अच्छा रहा है, आप इस बार मेंस क्लियर करने वाले हैं, इंटरव्यू में हम साथ में प्रिपेयर करेंगे। तो मिलन सर ने आफ्टर मेंस जो है, और दीप स्तंभ फाउंडेशन जो है, अमोल सर जो हैं, महाजन सर हैं, इन सब ने मुझे बहुत ही गाइड किया। इन्होंने हम हर दिन मुझसे अपडेट लिया है कि आपको कोई भी मटेरियल की आवश्यकता हो तो मटेरियल प्रोवाइड किया है। उस ग्रुप में बहुत सारे डिस्कशंस आते थे या कुछ ओपिनियंस आते थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प। और उन्होंने जो मेरे लिए एक मॉक शेड्यूल किया था इंटरव्यू से पहले, वो बहुत अमेजिंग था। वो वन ऑफ द बेस्ट मॉक सो फार, मुझे लगता है कि इस तरह का मैंने मॉक किया है जो 45 मिनट तक चला, और इतना माइक्रो डिटेलिंग फीडबैक मैकेनिज्म जो था, वो मेरे इंटरव्यू में मुझे काफी हेल्प किया, कि उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया और माइन्यूट डिटेलिंग में फीडबैक दिया, जो कि दूसरी जगह मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग था। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा एक अपनापन था दीप स्तंभ के साथ,
कि जब घर के किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो हम प्रोफेशनली टॉक नहीं करते हैं कि यू हैव टू डू दिस और दैट और यू कैन डू। दे आर लाइक कि दे आर ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड ऑफ दीप स्तंभ, कि ये हमारा दीप स्तंभ का एक कड़ी है और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये सेलेक्ट होना चाहिए। तो उस तरह का मार्गदर्शन था कि हर बॉल टू बॉल करना। और उन्होंने सेक्रेटरी सर के साथ भी हमारी एक जूम मीटिंग करवाई थी और वो भी हमें काफ़ी इंसाइट्स मिली, हमें जानने को मिला कि क्या और कार्य किए जा सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह के भी इनिशिएटिव्स जो हैं वो दीप स्तंभ समय समय पे लेते रहते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, यस जो बाकी जगह पे मिसिंग होती है, तो उनको पता है कि कैसे गाइड करना है। यस यस 100% एग्री। बिल्कुल, जिस तरह से वो हमेशा ओपिनियन जो है वो फॉर्मेट में देते थे कि आप इजीली उसको जो वॉइस ओवर में एक्सेस कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी बिल्कुल मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि उनमें वो क्वालिटी है एक जो सबसे अलग बनाती है। तो आपने राज्यसभा वाला एक एग्जांपल दिया, तो एक्सेसिबल मटेरियल के लिए आप उस समय स्कैनिंग का ही इस्तेमाल करते थे, जूम करके ही पढ़ते थे, जी करेक्ट? जी 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 जी। तो अगर मैं अब आपको प्योरली डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से पूछूं कि व्हाट आर द बिगर चैलेंजेस यू फेस? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुझे लगता है कि डिपेंडेंसी होने लगती है हमारी किसी व्यक्ति पे। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे वो लगता है कि ऑफिस में भी हमें एक टेक्निकल हेल्प चाहिए जो कि हमारे लिए फाइल रीड करे, हमारा कार्य करे। तो एक वो फील जो होता है कि खुद से करने का फील, वो कई बार लैकिंग होता है। बट उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जब व्यक्ति को दिखता नहीं है, जिसको मान लो कि रिफ्रेक्टिव एरर है, तो वो चश्मा पहन के उसको देखते हैं। तो शायद मेरे लिए चश्मे का जो रूप है वो एक व्यक्ति जो मुझे चश्मे के जैसे हेल्प कर रहा है, वो मेरे लिए रीड करेगा, ऑफिस ऑर्डर्स हैं या ऑफिस नोट्स हैं। तो डिपेंडेंसी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक चैलेंज है कि जब मैं विजुअली फिट था तो उस लाइफ में जब मैं कहीं घूमने जाता था तो नेचुरल ब्यूटी को अच्छे से अप्रिशिएट करता था कि ये लेक है या ये ट्री है। या मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रखता था अपनी कॉलेज की टीम में या स्कूल की टीम में, जब मैं क्रिकेट खेला करता था। ड्राइव करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो लाइफ में अब मुझे मिसिंग लगता है कि मैं वो चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो वो मिसिंग एलिमेंट है। दूसरा प्रोग्रेसिव नेचर है, तो मुझे हमेशा खतरा बना रहता है कि मुझे कॉप अप अब नए तरह से कॉप अप करना पड़ेगा। हर साल मुझे नई चीज करनी पड़ती है कि पहले स्कैन किए डॉक्यूमेंट से काम चलता था, फिर मुझे ऑडियो विजुअल पे आना पड़ा, फिर मुझे वॉइस ओवर यूज करना पड़ा। इनिशियली मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे मैं स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ लेता था, लेकिन अब मुझे वॉइस ओवर, हो सकता है भविष्य में मुझे और अधिक चीजों की आवश्यकता पड़े। तो मैं मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन प्योरली इस तरह की समस्याएं आती हैं। और मैं कई यही बार पूछ रहा था कि क्या अभी आप डिड यू एक्सेप्टेड योर डिसेबिलिटी नाउ? yes, I accepted आर यू आउट ऑफ uh, स्टिग्मा? out of yeah, I'm absolutely accepted with open arm and open heart। क्योंकि एक्सेप्टेंस इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब आगे मूव कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम शायद उस फेज को, उस समय को अपनी जिंदगी का खराब कर। बेटर टू एक्सेप्ट एंड मूव, नॉट मूव, फ्लाई एंड थ्राइव इन लाइफ। मैं जहां भी लेक्चर देने जाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि जैसे अल्फाबेट में आप ए देखते हो, तो डिसेबिलिटी में ए का मतलब एक्सेप्टेंस है। तो जब तक Yes, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। जी जी जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो डिसेबिलिटी होने के बाद जो चैलेंज, अगर सबसे बड़ा चैलेंज, वो मुझे लगता है कि मुझे 141 रैंक पे आईएएस ना मिलना, वो सबसे बड़ा डिसेबल होने का मुझे जो था डिसएडवांटेज। क्योंकि अगर मैं डिसेबल नहीं होता तो रिजर्वेशन ने मेरे लिए फायदा तो नहीं किया, लेकिन मेरे लिए बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि 141 पे अगर मैं ओबीसी में कंसिडर किया जाता तो शायद मैं आईएएस होता आज। तो जो प्रोग्रेसिव लॉज हैं वो टाइम से आते रहें, वो इम्प्लीमेंट होते रहें, और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है हमारे लिए वो बेहतर होता रहे, तो वो जिंदगी काफी आसान करेगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव इंडिया की, तो इंक्लूसिव इंडिया आता है टॉप टू डाउन। अगर टॉप में हमारे लिए अच्छे लॉज होंगे, अच्छे रूल्स होंगे, रेगुलेशन होगा, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी समावेशी भारत बनेगा, तभी इंक्लूसिव भारत की कामना हो पाएगी। बिल्कुल। तो इंक्लूसिव भारत के लिए मुझे लगता है कि रूल्स में बदलाव की आवश्यकता है, प्रोग्रेसिव लॉज की आवश्यकता है। बहुत सारे इसमें एनजीओ काम कर भी रहे हैं,
और लगता है भविष्य में बदलाव आएगा। वी आर फाइटिंग फॉर इट एंड वी विल फाइट फॉर इट, और हम भविष्य में और भी बड़े बदलाव लाएंगे। और मेरा केस जो है वो भी पेंडिंग है, मुझे लगता है उससे भी कुछ माइलस्टोन बने और भविष्य में लोगों को समस्याएं ना। कौन सी चक्की का आटा आप खाते हैं और कितने घंटे पढ़ते थे आप इसके लिए? चक्की का आटा तो पूरा जो समय मेरा निकला है वो घर के बाहर निकला है, तो हॉस्टल की मेस का खाना खाया है। और समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो जिसमें समय कितना दिया है, कितने घंटे, कहाँ आप कितने एकेडमिकली साउंड है, कोई चीज मैटर नहीं करती। इसमें मैटर करती है स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव आउटलुक, आपका एप्टीट्यूड कैसा है चीजों के प्रति, आप प्रॉब्लम सीकर हो या प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आप सही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें विजय होंगे। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में। घंटे में बहुत ही अपनी लाइफ में मैंने 3 साल सीजीएच से पहले एक निजी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के पद पे कार्य किया था एमबीबीएस के बाद में। तो वो जो मेडिकल कॉलेज थी वो एक फॉरेस्ट में थी, उदयपुर और राजसमंद के बीच में एक फॉरेस्ट में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थी, वहां पे मैं जेआर था। तो वो पूरा एक जंगल में था वो। वहां पे मैंने 19 और 20 के मेरे इंटरव्यू मैंने उस लोकेशन से दिया है, ना दिल्ली से दिया है ना कोई बड़े शहर से दिया है, मैंने वहां रह के पढ़ाई की है। तो मैं नेचर की प्रॉक्सिमिटी में था, मुझे ठंडी हवा महसूस होती थी वहां पे, मुझे एक अच्छे फूलों की स्मेल आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं 7 से 8 घंटे रेगुलर रूप से पढ़ाई करता था और मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करता था, अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करता था। मैं उनके साथ बाहर घूमने जाता था, कई बार चाय पे हम 10 मिनट से 1 घंटा भी गपशप में व्यतीत करते थे। तो लाइफ में एंजॉय हमेशा किया। तो पढ़ने का जो है कि नंबर ऑफ आवर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। जो भी ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स अगर आप एक्स नंबर पढ़ेंगे तो वाई रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी घंटे से कोई भी रिजल्ट आ सकता है, तो इट टोटल डिपेंड ऑन अ पर्सन। आपने इनिशियली एक बात कही थी कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप में करुणा का भाव था और जब भी आप पेशेंट्स को देखते थे। आपने ये भी कहा आगे चल के कि आप इस सर्विस में हैं और देश की सेवा के साथ साथ आप डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट पर भी काम करना चाहते हैं। जी। एक जो बड़ा इशू अब रहा है, हमारी लड़ाई चल रही है सरकार से कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी। जी। और जब भी हम वो डिस्कशंस करते हैं तो एक बात निकल के आती है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन तो अब यूपीएससी में भी है, सिविल सर्विसेज में भी है, और बहुत सारे लोग आपके आईएएस हैं, पर अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी पर किसी ने कुछ किया नहीं है। अगर किया होगा बहुत माइन्यूट लेवल पे होगा जो लोगों के सामने नहीं है। जी। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि आईएएस बनने के बाद वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों के साथ बात भी नहीं करते। जी। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन है जब हम सेवा भाव की बात करते हैं कि हम सर्विस करने के लिए आए हैं, लेकिन हम बाद में इसको एक एलीट जॉब मान के सोसाइटी से कट हो जाते हैं, अपनी कम्युनिटी से कट हो जाते हैं। तो ये खास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड जो आईएएस हैं उनको लेके ये बहुत प्रबल धारणा है। पिछले 1-2 सालों से ये धारणा थोड़ी सी फीकी पड़ी है, कुछ नए यंगस्टर आ रहे हैं और जब बहुत लिमिटेड जो आईएएस हमारे दोस्त हैं जो बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। मतलब सबको एक थाली में हम नहीं रख सकते और सबको एक तकड़ी में भी नहीं तोला जा सकता, लेकिन बाय एंड लार्ज मैंने ये रखा है। तो इस परसेप्शन पर आपका क्या कहना है और डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट पर आपके क्या? अगर इस तरह का जैसे आपने बताया है, अगर इस तरह का कुछ है तो बहुत ही दुखद है मेरे लिए। इस तरह का रुझान या इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक तो हम ही फील कर सकते हैं इस जर्नी को, कि ये जर्नी जो थी हमसे बेहतर कौन जानेगा कि भविष्य में जो लोग आएंगे वो क्या फेस करेंगे। तो हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जान पाएगा कि हमने वही फेस किया है, उसी चैलेंजेस के साथ फेस किया है और वो व्यक्ति भी वही फेस कर रहा है। तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए और मुझे लगता है हर रूप में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं आज दीप स्तंभ पे भी जो है मैंने प्रीलिम्स के लिए 2 से 3 क्लासेस लिए सम्यक और मैंने, तो हम खुद पॉजिटिव होके हम आगे बढ़ के कहते हैं कि हम क्लासेस लेना चाहते हैं, हम बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन जो हैं उनको सहूलियत मिले, किसी तरह की समस्या ना आए। तो मुझे लगता है कि हमें हर फॉर्म में हमें कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर बात करते हैं कि मैं क्या करूंगा भविष्य में या मेरे क्या ओपिनियन है, मुझे लगता है कि हमें किसी चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं करूंगा। अपॉर्चुनिटी हमारे पास हमेशा होती है, हर समय होती है। आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आज शायद मुझे रेडियो पे सुन के लोग मोटिवेट हों और भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। दीप स्तंभ में अगर मैं एक क्लास भी लेता हूँ वो एक अपॉर्चुनिटी है।
मैं कोई स्पेशल स्कूल विजिट करता हूँ, वो एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे ऑफिस में अगर कोई सब ऑर्डिनेट किसी तरह से कोई सफर कर रहा है तो मैं उसको सहूलियत दूं, उसको किसी तरह के लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको हेल्प करूं, टेलीफोनिकली काउंसिल करूं। क्योंकि सपोर्ट करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ डीप पॉकेट्स, देयर इज नीड ऑफ डीप हार्ट। तो मुझे लगता है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी हम मॉनिटरी सपोर्ट देंगे या उस समय देंगे या हमने साल में एक बार दे दिया, नहीं। हमें डीप हार्ट रखना है, हमें डेली लाइफ में करना है, जहां हमें अपॉर्चुनिटी दिखे वहां हमें करना है, हर फॉर्म में हमें करना है। और साथ में टॉप टू डाउन भी करना है कि अगर हम ऊपर स्तर पर जाते हैं कि आईएएस बन के अगर हम 15-20 साल बाद एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि हम वहां जाके पॉलिसी लेवल पे हमें चेंजेस लेने चाहिए। क्योंकि हम अगर पॉलिसी लेवल चेंजेस नहीं लेंगे तो वो धरातल पे कभी उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसे पुश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं भविष्य में जब डाउन द लाइन मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं हमेशा कार्य करूंगा, लेकिन जब पॉलिसी लेवल पे अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं पॉलिसी लेवल पे बदलाव करने की कोशिश करूंगा कि इंक्लूसिवनेस आनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, एक्सेसिबल इंडिया बनना चाहिए और वो ट्रू सेंस में बनना चाहिए। तो ये मेरे जो है ओपिनियंस हैं Great. एम्पावरमेंट के प्रति। What is the happiest moment of your life? आई एम वेरी हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन, तो देयर आर मेनी हैप्पी मोमेंट इन माय लाइफ। मुझे लगता है मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था वो यूपीएससी सीएससी 2021 में जब मेरा 141 रैंक आया था, दैट डे वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। क्योंकि उस समय नहीं पता था मुझे कि मुझे भविष्य में क्या सर्विस एलोकेट होगी, लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैं उस समय सीजीएचएस में मरीज ही देख रहा था, लगभग 1 बजे के आसपास रिजल्ट आया था और वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। मैंने 10 मिनट ब्रेक लिया, अपनी चेयर से उठा और मैंने फिर 1 से 3 फिर मरीज देखे, तो बहुत ही खुशी का दिन था वो मेरे लिए। What is the most emotional moment of your life? आई थिंक द सेम डे वाज माय इमोशनल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं उस दिन बहुत भावुक था कि जो नियर वन जो मेरे साथ में थे उस समय रिजल्ट के दौरान भी मेरे साथ, पेरेंट्स बहुत इमोशनल थे उस दिन, तो वो मेरे लिए काफी इमोशनल दिन भी था। तो एक ही दिन में हैप्पीनेस, इमोशंस, हर तरह के इमोशन। और अगर आप सैड डे पूछेंगे तो वो भी इसी से ही रिलेटेड था कि मैं वही बोलने वाला था कि तीसरा भी अगर मैं चाहे आपसे पूछ लूं कि डिस्क्रिमिनेटरी क्या था, वो भी आप बोलोगे कि 141 Yes. मिलके मुझे आईएएस नहीं मिला। सैड पूछूंगा तो ये भी आप वही बोलेंगे। यस 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 यस, क्योंकि डिसेबिलिटी जो थी वो वैसे देखा जाए तो डाउन द लाइन डिसेबल होना वो एक्सेप्ट करने के बाद मुझे डेफिनेटली चैलेंज है। चैलेंज आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि चैलेंजिंग है ये, लेकिन वो कहीं एक्सेप्ट करके वो डेली रूटीन में अब मैं हैप्पी रहता हूँ उस चीज को। तो मैं उसको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन प्रॉब्लम सीकर। तो मैं उसको चैलेंज है बट मैं बोलूंगा नहीं कि दैट इज माय चैलेंज। ठीक है, आई विल वर्क अपॉन दैट एंड आई विल डू बेटर इन माय लाइफ। इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, जहां अगर आपको कभी मौका मिले इन दोनों में से किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनने का, तो इनमें से आप क्या चूज करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मैं ज्यादा एम्फोर्स कर पाऊंगा। इसका रीजन देखा जाए तो सोसाइटी में सबसे बड़ा जो चैलेंज है अभी वो सोसाइटी में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है। और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन किस व्यक्ति से? जो नॉन डिसेबल है। नॉन डिसेबल को सेंसिटाइज करने के लिए शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। हम बचपन में एनसीईआरटी के करिकुलम में या 5वीं क्लास के बच्चे को दिव्यांग से रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं क्यों नहीं पढ़ाते? एक चैप्टर उसको पढ़ाया जाए किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, ताकि एक बच्चे में सेंसिटाइजेशन हो कि हमारे साथ में जो एक दिव्यांग है उसको किस तरह की समस्याएं आती है, उसको किस तरह की हेल्प की आवश्यकता है, किस तरह से सेंसिटिव होना चाहिए। तो सोसाइटी इंक्लूसिव बनेगी। क्योंकि जो बैरियर कहते हैं कि एंट्री लेवल बैरियर, वो हमारे लिए अधिक है। और एंट्री लेवल बैरियर क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन की कमी है। और सेंसिटाइजेशन, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा टूल है। वैसे दोनों मिनिस्ट्री, आपने बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अगर एक ही, दोनों ही मिरेकल कर सकती है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि एजुकेशन से लॉन्ग लास्टिंग बदलाव आएंगे और फ्यूचर में फ्यूचर तक रहेंगे। और शिक्षा को और एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। यस, मुझे लगता है कि दोनों की, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मुझे एक ही सेलेक्ट करना हो तो मुझे लगता है इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति मेरा ज्यादा रुझान रहेगा। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन से मुझे 2 फायदे मिलेंगे कि सोसाइटी सेंसिटाइज होगी उसके प्रति और हम लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर है।
हम इंक्लूसिव एजुकेशन को ही ऐसा फील्ड, ऐसा रूप देना है जिसमें किसी भी दिव्यांग को किसी तरह की समस्या ना आए, तो स्पेशल एजुकेशन की हमें रिक्वायरमेंट ना पड़े। हम उन्हीं स्कूल्स में हमारे पे स्पेशल फोकस दिया जाए और उन्हीं लोगों के साथ हम आगे बढ़े, ताकि सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन और हमें लेफ्ट आउट फील ना हो कभी। तो एक बेटर मैकेनिज्म हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में आप क्या देखना चाहते हैं? इनमें से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर जोर दिया जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के, या उनकी बेसिक नीड्स? मुझे लगता है कि बेसिक नीड्स, आप अगर मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस किया जाए, क्योंकि बेसिक नीड्स की बातें काफी समय से चली आ रही है, लेकिन धरातल पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर नोवल आइडिया देखा जाए तो बेसिक नीड्स इज अ गुड आइडिया कि बेसिक नीड्स होनी चाहिए, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही। फुलफिल ना होने का रीजन ये है कि पॉलिसी लेवल, जहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही है, वहां कहीं ना कहीं हम एक्सक्लूजन फील कर रहे हैं। जब रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगा और हमारे सीनियर्स, हमारी कम्युनिटी के जब पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन में व्यक्ति आएंगे, तो मुझे लगता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बदलाव, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बदलाव होगा तो जो समस्याएं हैं उनका एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा और प्रॉब्लम्स जो हैं बेटर तरीके से रिजॉल्व होंगी। जिस तरह से बात की जाए यूपीएससी की ही, अभी जो मेरे केस में जो समस्या आ रही है वो पॉलिसी लेवल इशू है कि पॉलिसी ही स्क्यूड है। अब पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है टॉप लेवल पे, तो टॉप लेवल पे हमें बदलाव की आवश्यकता है। नीड बेस्ड हर बार हमें अनाउंस किया जाता है कि एक्सेसिबल इंडिया, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं। तो मुझे लगता है कि लेटर और स्पिरिट, जो स्पिरिट में है वो चीजें नहीं आ पा रही है, केवल लेटर में आ पा रही है। तो लेटर में आने के लिए हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि एक टॉप डाउन मैंडेट हो और बेटर जो है पॉलिसी रिफॉर्म्स। हु इज योर फेवरेट ऑथर? आई एम नॉट बिग फैन ऑफ रीडिंग नॉवेल्स एंड ऑल, क्योंकि एमबीबीएस के दौरान जो है केवल एमबीबीएस किताबों में रहे, लेकिन मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर एस जयशंकर की जो बुक्स हैं वो मैंने यूपीएससी की जर्नी में जब फ्री टाइम में मैंने उनकी बुक्स पढ़ी थी, तो उनका पर्सपेक्टिव की हाउ दे रिलेट रामायण विद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड थिंग्स, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो मैंने उनकी कुछ बुक्स जो हैं वो अपने दोस्तों से भी सुनी है और किंडल पे भी किसी की हेल्प से जो है वो देखी। बाकी मैं बुक रिव्यूज जो आते हैं, बुक की समरीज जो आती हैं यूट्यूब पे जो मिलती है, वो काफी फॉलो करता रहता हूँ। नेम वन पर्सन एंड वन प्लेस वेयर यू वांट टू गो एंड द पर्सन यू वांट टू मीट। प्लेस तो मैंने बहुत मॉक इंटरव्यूज में भी, अगर मेरे भाई बहन जो सुनने वाले श्रोतागण देखेंगे तो आई एम अ बिग फैन ऑफ वाचिंग ट्रैवल ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब और लिसनिंग ट्रैवल ब्लॉग्स। तो एक सेरेंगेटी नेशनल पार्क है तंजानिया में, तो मुझे वहाँ एक बार अपनी जिंदगी में जरूर जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ बताते हैं कि एक ही नेशनल पार्क में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, और वहाँ का ऑरा जो है वो काफी फैसिनेटिंग लगता है मुझे। तो सेरेंगेटी तंजानिया जाने का मेरा सपना है। और अगर एक व्यक्ति से अगर मुझे मिलने का मौका मिले तो अब्दुल कलाम साहब रहे नहीं, मुझे उनसे मिलने का बहुत बहुत मतलब फुल टाइम में मैं हमेशा सोचता था कि मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मुझे लगता है अभी मैं थोड़ा एक्टिंग का बहुत फैन हूँ, तो मुझे नसरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो बहुत ही लगता है कि मैं उनसे कभी ना कभी मिलूँ लाइव, तो मुझे उनसे मिलने का बहुत मन है। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस अगर बात किया जाए तो मुझे माधुरी दीक्षित बचपन से ही बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस वो है माधुरी। आपकी फियांसे नाराज हो जाएंगी? नहीं सर, अब मुझे लगता है नाराजगी का दौर समाप्त हो चुका है, तो नहीं होंगे। वन डिश यू कैनॉट रेजिस्ट? वन डिश आई कैनॉट रेजिस्ट, एज बीइंग अ राजस्थानी आई कांट रेजिस्ट दाल बाटी। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। हर तरह का सवाल हमने पूछा। एक और डिफिकल्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, और आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? जी 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 जी। एक नाम आपकी पूरी जर्नी में जो आप, देखिए बहुत सारे लोगों का योगदान होता है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है कि हमारी सक्सेस में हजारों लोगों का योगदान रहता है, लेकिन फिर भी एक नाम ऐसा जो बहुत स्पेशल होता है और हर समय हमारे साथ रहता है, अगर वो आप बताना चाहें आपकी जर्नी में, और क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए आपका? मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो सबसे एक सबसे बड़ा पिलर है हमारी लाइफ का, क्योंकि पेरेंट्स का जो इमोशनल सपोर्ट होता है हमारे थ्रू आउट द जर्नी,
वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इमोशंस जो है उनसे शेयर कर पाते हैं। तो पेरेंट्स सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। और उसके अलावा अगर एक नाम मुझसे अगर आप और पूछेंगे, अगर आप अलाउ करें तो मैं वो शेयर जी जी। करूं एक नाम। वो पारुल है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द जर्नी। तो पेरेंट्स और सेकंड इज पारुल फॉर मी। तो पारुल आपकी फियांसे का नाम है, राइट? जी 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 जी। तो आपकी लव मैरिज है, मतलब आई मीन? आई एम गोइंग टू मैरी इन अपकमिंग या फ्यूचर। यस। चलो, आपको बहुत शुभकामनाएं। यस। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या मैसेज रहेगा फाइनली? और अगर मैंने कुछ नहीं पूछा जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे लिस्टर से, तो उसके लिए भी आप प्लीज। नहीं, आपने हर एरिया से मुझे सवाल किए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत खुल के चीजें शेयर कर पाया। शायद मैं किसी इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे इतना खुल के शेयर नहीं कर पाया कभी, और ना इतनी गहराई से कोई मुझे खंगोल पाया, ना पूछ पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ खुल के बात हुई है हर मुद्दे पे। ऐसा लगा कि घर के किसी मेंबर से बात हो रही हो। मेरा मैसेज ये रहेगा कि बी हैप्पी, खुश रहें हम हमेशा। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डेली लाइफ में आते हैं। तो उन चैलेंजेस को, उनसे परेशान नहीं होना है। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मुझे भी चैलेंजेस आते हैं कि डेली रूटीन में जब आंख खुलती है तब शुरुआत होती है चैलेंजेस की, जब सोते हैं तब खत्म होता है चैलेंज। लेकिन हर चैलेंजेस में हमें परेशान नहीं होना है, हर चैलेंज में हमें कोसना नहीं है, हमें खुश रहना है, हमें एक्सेप्ट करना है। तो हैप्पीनेस एंड इंटरनल पीस इज द बिगेस्ट थिंग विच आई सजेस्ट, कि ट्राई टू डेवलप स्ट्रेंथ, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और करेज। करेज होना चाहिए हमें, फाइटर, बी अ फाइटर। तो यही मेरा जो है वो सभी श्रोतागणों से मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी और आपके समय के लिए भी। और उम्मीद है कि बातचीत का जो दौर है वो जारी रहेगा। आप अपने परिवार का हिस्सा कहा है तो हम परिवार की तरह ही आगे बढ़ेंगे। बहुत जी। मजा आया। और मैंने पहले भी आपको कहा कि मुझे तो लगता है कि जब आप यूपीएससी में इंटरव्यू दे रहे होंगे तो सबसे ज्यादा टाइम आपके ऊपर लगा होगा। वो कहते होंगे कि आप बोली जाएं और हम आपको सुनते रहें। तो यू आर सच अ ग्रेट ओरेटर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू दानिश सर, थैंक यू सो मच। तो लिस्टनर्स, आज बात की हमने प्रवीण सिंह चारण साहब से, जो लगातार यूपीएससी में एग्जाम दे रहे हैं और आईसीएलएस की सर्विस उन्हें पहले ही एलोकेट हो चुकी है। इस बार एक्सपेक्टेड है आईआरएस उन्हें मिलेगा। कैट में उनका केस भी जारी है, जो उन्होंने हमें बताया। कैसे लगा आपको शो? बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीजें इस शो में आपको सीखने को मिली। और क्या चाहते हैं कि इस शो को हम इम्प्रूव करें, इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, दीपस्तंभ फाउंडेशन से आप जुड़े, वहां से गाइडेंस ले, एक्सेसिबल मटेरियल ले और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी एक और पर्सनैलिटी के साथ। बात करेंगे किसी और डिसेबिलिटी टॉपिक पर, मिलवाएंगे किसी और पर्सनैलिटी को। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मतदान सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि एक हथियार है परिवर्तन लाने का, बदलाव लाने का। आइए इस बार अपने आप से वादा करें कि हम मतदान करेंगे और दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। दीपस्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड, ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए
क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559।